नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, कौन सी खबर दे रहे हैं। सबको मालूम है, चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 5 दशक बाद पश्चिम बंगाल में सचमुच का चुनाव हो रहा है। 5 दशक बाद सत्तारूढ़ दल नहीं तय करेगा कि चुनाव किस दिशा में चलेगा, कैसे लड़ा जाएगा, चुनाव में व्यवस्था क्या होगी, चुनाव आयोग की भूमिका क्या होगी, चुनाव आयोग को काम करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मैं केवल 5 दशक इसलिए कह रहा हूं कि 1977 से पहले कांग्रेस ने जो किया वो लोगों की याद से धूमिल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर दमन किया पश्चिम बंगाल के लोगों का, एक तरह से निरंकुश शासन चलाया, बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। लेकिन वो बात इतनी पुरानी हो गई और उसका नेतृत्व किया था सिद्धार्थ शंकर रे ने, जो उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, खासतौर से इंदिरा गांधी और संजय गांधी के। तो कांग्रेस ने जो किया, 1977 में राजनीतिक वातावरण बदला तो कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। उसकी हिंसा, प्रशासन का दुरुपयोग, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कुछ काम नहीं आया। 1977 में जनता पार्टी और सीपीएम ये दोनों मिलकर विजयी हुए। चुनाव से पहले सीपीएम और जनता पार्टी के बीच सीटों का तालमेल या कहें चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया। उसका बड़ा कारण ये था कि जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता थे उनकी मांग थी कि 50% से ज़्यादा सीटें जनता पार्टी को मिले और इससे कम लेफ्ट फ्रंट लड़े। लेफ्ट फ्रंट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जनता पार्टी का उस तरह का संगठन नहीं था पश्चिम बंगाल में, इस बात को भूल गए। उनको लगा कि इमरजेंसी के विरोध में, इंदिरा गांधी के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में जो हवा है, लहर है, उसका फ़ायदा सिर्फ जनता पार्टी को मिलेगा। और हुआ ये कि इस लेफ्ट फ्रंट को, जो सीपीएम के नेतृत्व में बना था, उसको बहुमत मिल गया। 1977 से 2011 तक 34 साल लेफ्ट फ्रंट सत्ता में रहा और उसने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक नया ढांचा तैयार किया। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार का और राज्य के स्तर पर हिंसा का। जितनी हिंसा 34 सालों में लेफ्ट फ्रंट के राज में हुई, मुझे नहीं लगता भारत के किसी राज्य में उतनी हिंसा हुई होगी। लेकिन नैरेटिव बनाने वाले लेफ्ट के लोग थे, तो इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना। ज्योति बसु, जो उनके सबसे बड़े नेता थे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, निहायत पैरोकिल आदमी थे। वो दिल्ली आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हिंदी में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते थे। जब 1998 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका बयान आया था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। एक बार उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलने से मना कर दिया। ये रवैया था लेफ्ट फ्रंट का केंद्र की सरकार के बारे में। तो जितनी अति इन लोगों ने की है, उसके अलावा चुनाव आयोग को रिडंडेंट बना दिया था। चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रह गया था। सत्ता तय करती थी कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, चुनाव में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, पुलिस कैसे काम करेगी, सब कुछ सत्ता के नियंत्रण में था। चुनाव आयोग सिर्फ मूक दर्शक था। ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट से लड़ी और जान पर खेलकर लड़ी। जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार नहीं है सीपीएम से, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाई 1998 में। याद रखिए, 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य बनी, 99 में पहला चुनाव लड़ी। उससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट फ्रंट से समझौता ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय पश्चिम बंगाल की चिंता करके वहाँ लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ हम खड़े हो जाएं। क्योंकि लेफ्ट जो है, लेफ्ट इकोसिस्टम, वो जो है इंटेलेक्चुअल फायर कवर देता था कांग्रेस पार्टी के लिए, नैरेटिव बनाता था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये चल नहीं पाया कि आप राज्य में लड़ें और केंद्र में साथ हों। अभी ये स्थिति है।
केरल में एक दूसरे के खिलाफ है और राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बना है, इंडी अलायंस जो बना है, उसमें दोनों शामिल है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोगलापन है। या तो हम सीपीएम के खिलाफ हैं या सीपीएम के साथ हैं। उन्होंने कहा सीपीएम के साथ नहीं हो सकते क्योंकि सीपीएम पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ है। लेकिन जब सत्ता मिली 2011 में ममता बनर्जी को, तो उन्होंने उसी मॉडल को अपनाया। उन्होंने मान लिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में राज करना है और सीपीएम का जो ढांचा तैयार किया हुआ है हिंसा की राजनीति के जरिए सत्ता पर कब्जा करने का, उससे लड़ने का एक ही तरीका है कि सीपीएम जैसे हो जाए। वो कहावत भी है कि हम अपने दुश्मन से लड़ते लड़ते अक्सर ऐसा होता है कि अपने दुश्मन के जैसे हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी वही हो गई, और वही नहीं हुई। उस मामले में, हिंसा के मामले में, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के मामले में और चुनाव आयोग को हाशिए पर धकेलने के मामले में वो सीपीएम से भी आगे निकल गई। इसलिए आप देखिए 2011, 2016, 2021 तीनों चुनाव ममता बनर्जी धूमधाम से जीती। और 2021 के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हिंसा का तांडव किया पूरे प्रदेश में। लोगों की हत्या हुई, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जिस बंगाली संस्कृति की बात करती है ममता बनर्जी, उस संस्कृति की नेता के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों को भागकर असम में शरण लेनी पड़ी। ये राजनीतिक हालात थे 2021 में। उन सारी हिंसा की घटनाओं का मामला हाई कोर्ट में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सीबीआई की जांच बिठाई गई हाई कोर्ट के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी, उस जांच को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके अलावा जो जो हुआ, और अभी जो ईडी की रेड के समय हुआ, जिस पर इतनी लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को, कहा कि ज़रा आप कल्पना कीजिए कल को आपकी सरकार हो केंद्र में और राज्य में किसी और पार्टी की हो, और उस राज्य का मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच के बीच में, उसकी रेड के बीच में पहुंच जाए और कागज़ और दस्तावेज लेकर चला जाए। क्या करना चाहती हैं आप? अगर कोई भी थोड़ा भी शर्म वाला मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि यही उनकी लड़ाई का तरीका है। पहला, आक्रामक रहो, हर समय हिंसा के लिए तैयार रहो, और दूसरा, हर समय विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तैयार रहो कि हम तो बेचारे हैं, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारी भाषा पर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये कार्ड वो लगातार खेल रही हैं। उनकी राजनीति का ये अभिन्न अंग बन गया है। ये पहला चुनाव है जब ममता बनर्जी डिफेंसिव पर है। उनकी वो आक्रामकता या तो चल नहीं पा रही है, या वो चलाने की जो कोशिश कर रही है उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उनको लगातार डिफेंसिव पर होना पड़ रहा है। सवाल यह है कि वो किससे लड़े। भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस जो हाशिए पर जा चुकी है पार्टियां, जिनका एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, उनसे भी उनको डर लगता है कि अगर जरा भी ये खड़ी हो गई तो हमारा मुस्लिम वोट ले जाएंगी। अब उनका एक नया डर और आ गया है। हुमायूं कबीर जो उनके विधायक थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। अब उनको डर है कि मुस्लिम वोट कट सकता है। साथ में एसआईआर चल रहा है, और ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। कई राज्यों में हो चुका है। सबसे ताज़ा उदाहरण तो बिहार का है, जहाँ उसी के आधार पर चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई बार गई, खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, एसआईआर रुकवाने की कोशिश की, एसआईआर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है, तो उसने एक अभूतपूर्व आदेश दिया कि एसआईआर का काम, जो संदिग्ध नाम है मतदाता सूची में, उनके मामले निपटाने का काम जुडिशियल ऑफिसर्स करेंगे, और वो कर रहे हैं। ये भारत के इतिहास में किसी राज्य में कभी नहीं हुआ कि मतदाता सूची के बारे में अंतिम फैसला जुडिशियल ऑफिसर्स करें, चुनाव आयोग नहीं। अगर चुनाव आयोग कर रहा होता तो ममता बनर्जी के लिए आसानी होती चुनाव आयोग पर हमला करने में। वो पहले से ही कह रहे हैं चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, एक ही है, ये चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अब वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे हैं, उन पर ये आरोप कैसे लगाए?
तो वो ये आरोप लगा नहीं पा रही, तो उनकी छटपटाहट है। तो वो विक्टिम कार्ड खेल रही कि सब मेरे खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि मैं बांग्ला संस्कृति को बचाना चाहती हूँ, बांग्ला भाषा को बचाना चाहती हूँ, बंगाल के लोगों को बचाना चाहती हूँ। और उनकी नज़र में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहरी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात के रहने वाले हैं। लेकिन उनको ये याद नहीं आया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो गुजरात से एक उम्मीदवार लेकर आई कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, और मैदान में उतारा और जिताया। तब उनको याद नहीं आया कि ये गुजराती है, बाहरी है। उसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद दोनों टीएमसी से लोकसभा सदस्य हैं, दोनों में से कोई बंगाली नहीं है, लेकिन तब बाहरी उनको नहीं याद आता। तो ममता बनर्जी की पहले 34 साल सीपीएम की जीत का जो आधार था, और 15 साल से जो ममता बनर्जी की जीत का आधार था, वो है अपने विरोधी मतदाताओं के मन में डर बिठाना। एक, वो चुनाव के समय वोट देने निकले ही नहीं। दूसरा, अगर निकले तो ऐसा धमकाओ, मारपीट करो, हिंसा करो कि वोट न डाल पाए। ये दो हथियार थे उनके हाथ में जिससे वो चुनाव जीत रही थी। उनके ये दोनों हथियार भोथरे हो गए दो कारणों से। एक, चुनाव आयोग ने पहली बार पश्चिम बंगाल में तय किया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष और बिना डर के वातावरण में होगा। तो जो प्रशासनिक बदलाव किए, जिसका संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, जो प्रशासनिक फेरबदल किया चुनाव आयोग ने, उससे ममता बनर्जी के कसबल ढीले हो गए। अब वो क्या बोल रही हैं? वो बेचारगी दिखा रही है कि पुलिस तो हमारे हाथ में है नहीं। जब पुलिस उनके हाथ में थी तो मतदाता को पिटवाती थी, आम लोगों को पिटवाती थी, उनका कैडर आग लगाता था, हत्या करता था, पुलिस प्रोटेक्शन देती थी। अब वो उनके हाथ में नहीं है। ये बात उनकी सही है। बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है प्रशासनिक चुनाव आयोग ने। बंगाल के ही अफसर है, बाहर से कोई अफसर नहीं लाया गया है। बंगाल के ही अफसर है, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, बंगाल कैडर के ही है। और दूसरे अधिकारी भी राज्य कैडर के, वो भी पश्चिम बंगाल के ही है। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से उनके मन में ये हिम्मत पैदा हुई है कि वो निडर होकर निष्पक्षता से काम करें। सिर्फ इतने से ममता बनर्जी डर गई। तो ममता बनर्जी की जीत का जो सबसे बड़ा मंत्र था, मतदाता के मन में डर, खासतौर से वो मतदाता जो उनकी पार्टी को वोट नहीं देता, जो उनका समर्थन नहीं करता, उसके मन में डर इतना बिठा दो कि वो या तो वोट देने न जाए, वोट अगर देने की हिम्मत दिखा दे और उनकी नज़र में हिमाकत दिखा दे, तो उसको सबक सिखाओ। चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। अगर आप समर्थक हैं टीएमसी विरोधी किसी पार्टी के, तो आप अपनी जान बलिदान करने के लिए तैयार रहिए, अपना घर जलवाने के लिए तैयार रहिए, अपने घर की महिलाओं की इज्जत लुटवाने के लिए तैयार रहिए। यह सीधा संदेश था टीएमसी का, एक महिला मुख्यमंत्री का, जिसको कभी अफसोस नहीं हुआ, कभी दुख नहीं हुआ, कभी चिंता नहीं हुई, कभी शर्म नहीं आई कि महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली की घटना, जिसका मास्टरमाइंड उन्हीं की पार्टी का नेता था, खुलेआम घूमता रहा। जब तक अदालत के कड़े निर्देश नहीं आए, उसको गिरफ्तार करके पेश करने को नहीं कहा गया, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे पहले तक वो खुलेआम घूमता रहा। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा था, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस को नहीं दिखाई दे रहा था। आरजी कार की घटना, उसके अलावा घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, हिंसा हुई उनकी, तो ममता बनर्जी का जो जनाधार है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों के बाद अगर कोई है तो महिलाओं का था, जो इस बार डिग गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है इस चुनाव पर, वो है मतदाताओं के मन से टीएमसी के गुंडों का डर निकल गया है। अब जिसको जिस पार्टी का समर्थन करना है, जिसको वोट देना है, उसको वोट दे सकेगा, उसके समर्थन में बोल सकेगा, उसके समर्थन में, उस पार्टी के समर्थन में अपने घर के बाहर झंडा लगा सकेगा उस पार्टी का। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में 50 साल बाद आई है।
इसलिए मैं पिछले कई महीने से बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही है। पिछले वीडियो में, उससे पहले की वीडियो में भी मैंने यही बातें कही थी। आज फिर ये बात कह रहा हूं कि मतदाता के मन से डर गया और ममता बनर्जी की सत्ता गई। ये साफ साफ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग सड़क पर उतरने को तैयार है, जिस तरह से लोग खुलकर बोलने को तैयार है। वोट डालने में डर तो छोड़ दीजिए, बोलने में भी कोई नहीं डर रहा है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कह रहे हैं कि इस बार पलटेगा, इस बार ममता नहीं आएंगी, इस बार दीदी नहीं लौटेंगी। ये बातें आपको ज्यादा से ज्यादा लगातार सुनने को मिल रही हैं, जो नहीं सुनने को मिलती थी। जिसके मन में ये बात थी वो भी बोलने की ये हिम्मत नहीं करता था। तो मैं मानता हूं कि इस चुनाव में मतदाता के मन से डर निकालने का सबसे बड़ा काम किया है चुनाव आयोग ने। इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाना चाहिए, जिसको गालियां मिल रही हैं। चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व है कि मतदाता बिना किसी डर के, बिना किसी राग द्वेष के वोट दे सके, मतदान केंद्र तक जाते समय उसके मन में कोई डर ना हो, और मतदान करने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलने पर भी उसके मन में डर ना हो। ये लगभग इंश्योर कर दिया है चुनाव आयोग ने। और इसी के साथ फिर बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, महिलाओं की असुरक्षा, विकास न होना, लगातार विकास के पैमाने पर पिछड़ते जाना, कोई नया उद्योग नहीं आया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों का पलायन रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल से, गरीबी, महंगाई, हर चीज की समस्या लोगों के सामने है पश्चिम बंगाल के सामने। कोई भी नया उद्योग 15 साल में लाने में ममता बनर्जी सफल नहीं हुई है। कोई उद्योगपति, कोई निवेशक पश्चिम बंगाल में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो पैसा नहीं लगेगा तो उद्योग नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर रोजगार नहीं होगा। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही। केवल यहीं तक मामला होता तो भी शायद गनीमत होती, लेकिन ममता बनर्जी के राज में तो देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है। जिस तरह से घुसपैठियों का निर्बाध आना उन्होंने इंश्योर किया और उनकी सुरक्षा की, उनका बचाव किया, उनको हर तरह की सुविधा दी, उसके कारण वो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी सरकार खतरा बन गई थी। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में। और इन सब मुद्दों में पर आप नजर डालिए तो कोई एक भी मुद्दा ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है। इसलिए फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी जा रही है। 15 साल उन्होंने बंगाल पर राज कर लिया, बहुत हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल का मतदाता बोल रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।